स्टार्ट करना है हमें। चैप्टर 16 पेज नंबर 232 से आगे बढ़ना है, तो अपनी अपनी बुक पे फोकस कीजिए। टुडे वी हैव टू गो थ्रू द सोलर सिस्टम, कि जो सोलर सिस्टम है वो क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर रह सके कि हमें क्या करना है आगे। आपको नजर आ रही है? ओके, यस सर। द सोलर सिस्टम। आज हमारा जो टॉपिक है वो सोलर सिस्टम का है। अगर आप अपनी बुक पे देखोगे, ठीक है, और सामने स्क्रीन पे दोनों पे देखोगे, तो यहाँ पे मैंने सोलर सिस्टम का एक डायग्राम आपको दिखाने की कोशिश की, जिसमें आप देख सकते हो कि सन जो आपका है वो बिल्कुल सेंटर में है। उसके बाद सबसे क्लोजेस्ट जो प्लेनेट है हमारा वो है मरकरी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है, ठीक है, वीनस है, फिर अर्थ है आपका, फिर मार्स है, फिर जुपिटर एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके इनकी सीक्वेंस है। इसके लिए मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लेनेट। तो वो उस वर्ड के हर एक वर्ड का जो पहला वर्ड है आपके पास, उसका जो पहला लेटर आ रहा है, उससे आप हर एक एनी टाइप ऑफ जो भी आपके 9 है उनकी सीक्वेंस आपको याद हो जाएगी सोलर सिस्टम की। आपको मैंने एक काम भी दिया था, सोलर सिस्टम का जो है प्रोजेक्ट बनाना था, जो कि आज ही आपको सबमिट कराना है, फ्राइडे आज। ठीक है, जब आप पेपर देने आओगे तो आप सबमिट कराओगे। जिनका नहीं आएगा, ठीक है, उनके फिर 5 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे जो आपके इंटरनल के बनने हैं। समझ गए? आप बढ़ते आगे आगे बताता हूं। पहले बुक पे देखिए, बुक पे लिखा हुआ है द वर्ड सोलर रेफर टू द सन। जो सोलर का मतलब है वो सन होता है, एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे कि प्लैनेट्स है, मून है, कॉमेट्स है, एस्ट्रॉइड है, मेटियोर, ये सब के सब क्योंकि सोलर सिस्टम है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सोलर फैमिली, या दिस होल इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का जो हेड है वो सन है। बाकी इसके बाद दूसरे नंबर पे प्लैनेट्स आते हैं, मून आते हैं, एस्ट्रॉइड आते हैं, मेटियोर्स आते हैं, ये सब के सब सोलर सिस्टम में मौजूद है। और हमारा सोलर सिस्टम जो है इतनी बड़ी गैलेक्सी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, वेरी स्मॉल पार्ट। ओके, सो द सन के बारे में जानते हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है उसे सन कहते हैं। इट इज द हैवीएस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, और ये सबसे ज्यादा हैवी यानी कि सबसे बड़ा साइज जो है वो सन का ही है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। ओके, इट्स मास, इसका जो मास है लगभग 1/10,100,000 10,000 लाख, आप कह सकते हो 3,33,000 टाइम्स। टाइम्स मतलब इतने गुना देन अर्थ। अर्थ से लगभग 33,000 गुना ज्यादा जो है वो सन का साइज है आपके पास, या मास है। द एटमोस्फेयर और द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन जो है वो लगभग बाहर की तरफ का अगर टेम्परेचर की बात करें तो सबसे बाहर की तरफ टेम्परेचर इसका 6,000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, और अंदर की तरफ जाते जाते ये 5 लाख डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, which is much cooler than that of the inner core of the sun, where that of the temperature of that of the order of 10 raised to the power 7 डिग्री सेल्सियस, जो लगभग इतने डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपके पास 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस अंदर की तरफ कोर के अंदर सेंटर में जो सन में है वो लगभग 1 करोड़ डिग्री तक का टेम्परेचर हो सकता है, और बाहर सरफेस पे जो है वो काफी कम टेम्परेचर है, सिर्फ 6,000 डिग्री का टेम्परेचर आपको मिलेगा। सन इज मेंटेनिंग दिस टेम्परेचर एट इट्स सेंटर ड्यू टू द न्यूक्लियर रिएक्शन। अब याद रखना ये जो टेम्परेचर है वो किसकी वजह से इतनी ज्यादा हीट सन के अंदर है। सन के सेंटर के अंदर एक रिएक्शन चल रही है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, जहां पे हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हो रही है, फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जब फ्यूजन रिएक्शन होता है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें इतनी ज्यादा हीट और लाइट ट्रेमेंडस अमाउंट में जो है प्रोड्यूस होती है कि उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इसी के बेसिस पे जो सन के अंदर जो रिएक्शन होती है, जो स्टार के अंदर जो रिएक्शन होती है, इसी के बेसिस पे साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया है। वो भी कुछ ऐसे ही रिएक्शन करता है, जब हाइड्रोजन बॉम्ब कहीं ड्रॉप किया जाता है तो वहां पे भी बिल्कुल वही रिएक्शन होती है जो रिएक्शन आपको कहां पे देखने को मिलती है, सन के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे आप हाइड्रोजन एटम की जो कंबाइनिंग है वो क्या बना रही है, दे आर जस्ट गोइंग टू फॉर्म द हीलियम एटम, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज फ्यूजन रिएक्शन। द सन हैज हिस्ट्री ऑफ अप्रोक्सीमेटली, आप कह सकते हो 100,000 10,000 एंड लाख 5 लाख ईयर्स, 5 लाख साल जो है वो इसकी लाइफ हो चुकी है, और अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं कि इतना ही अभी और आगे ये रहेगा, इन गोइंग टू हैव अ नियरली इक्वल फ्यूचर। द लाइफ ऑफ द सन along with its
solar system will come to an end nearly after another 5 लाख years, यानी कि अगले 5 लाख सालों के बाद सन की जो लाइफ है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर सन जो है वो क्या हो जाएगा, एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी लाइट खत्म हो जाएगी। सो व्हेन ऑल द हाइड्रोजन जो इसके अंदर है वो खत्म हो जाएगी, तभी लाइफ जो सन की वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है वो आते हैं बेटा प्लैनेट्स। तो सन के चारों तरफ जो प्लैनेट घूम रहे हैं, ठीक है, वो लगभग 8 प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, और अर्थ जो है वो उन्हीं 8 प्लैनेट में से एक है। एंड ईच प्लैनेट जो है वो अपनी एक ऑर्बिट, जो आप डायग्राम देखिए स्क्रीन पे अपने, उस पे आपको दिख रही है कि हर एक का एक पाथ है, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं, जिस ऑर्बिट पे हर प्लैनेट अपना घूमता रहता है और कोई भी प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट की ऑर्बिट को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। उसके बाद आपके पास कुछ बातें जैसे प्लैनेट्स को लेके हैं, बताता हूं। द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट। ये आपके पास प्लैनेट की डेफिनेशन हो जाएगी कि प्लैनेट्स के बारे में अगर कोई पूछता है व्हाट इज अ प्लैनेट, तो आप बोलोगे कि प्लैनेट आर द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। आवर प्लैनेटरी सिस्टम जो है उसमें 8 मेंबर है, यानी कि सोलर सिस्टम के टोटल बड़े मेंबर की बात करें तो 9 है, जिसमें से सन एक है, और 8 इसके जो है छोटे साथी जिनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। दीज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड एलिप्टिकल पार्ट, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स। तो जिन रास्तों पे, जिन पाथ पे ये आपको रोटेट होते हुए नजर आते हैं, उनको कहा जाता है ऑर्बिट्स, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट पे आए तो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन द 8 प्लैनेट आर एज फॉलोज। तो सीक्वेंस अगर आपको याद रखनी हो तो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट आपके पास जो प्लैनेट है वो है मरकरी, देन दूसरे नंबर पे आता है वीनस, देन अर्थ, मार्स, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो सबसे दूर का प्लेनेट अब आपके पास नेपच्यून है और सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट आपके पास मरकरी है, और अर्थ का जो पोजीशन है वो 3rd पे आता है, तीसरे नंबर पे आप अर्थ को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। द फर्स्ट 4 प्लेनेट जिनमें हम बात करते हैं मरकरी, वीनस एंड अर्थ एंड मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये जो है दे रिवॉल्व क्वाइट क्लोज टू सन, ये सन के सबसे नजदीकी प्लेनेट माने जाते हैं। एंड दे हैव स्मॉलर ऑर्बिट, यानी कि उनका जो घूमने का जो आपका सर्कल है वो भी छोटा होता है, ठीक है, देन द अदर 4 प्लेनेट। और बाकी के जो दूसरे प्लेनेट जो इसके बाद आ रहे हैं, मार्स के बाद जैसे जुपिटर आ रहा है, सैटर्न आ रहा है, आपके पास यूरेनस आ रहा है, ठीक है, वो जो है आप कह सकते हो कि वो थोड़े से डिफरेंट ऑर्बिट में घूमते हैं, दे आर नॉट एट द सेम पोजिशन ओवर देयर, ठीक है। एज दे हैव स्मॉलर ऑर्बिट देन द रेस्ट 4 प्लेनेट, सो दे आर कॉल्ड इनर प्लेनेट, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, इनर प्लेनेट का नाम देते हैं उनको, गॉट इट। एंड दे हैव ईदर नो मून्स और स्मॉल नंबर ऑफ मून, या तो उनके पास कोई मून है ही नहीं या फिर उनके मून का साइज बहुत छोटा है। ऑन द अदर हैंड जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून, ये काफी ज्यादा दूर है आपके, और इनको, इनके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, सो दे आर कॉल्ड द आउटर प्लेनेट, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, आउटर प्लेनेट कहते हैं। सम ऑफ देम हैव ए रिंग सिस्टम, इनमें से कुछ के चारों तरफ रिंग सिस्टम होता है, और इसीलिए इनके पास जो मून की वैल्यू है वो काफी ज्यादा है। मतलब कुछ के मून है ही नहीं, कुछ प्लेनेट ऐसे मिलेंगे जिनके पास कोई मून नहीं है बेटा, और कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास काफी सारे मून आपको देखने को मिलेंगे। ये आप अगर स्क्रीन पे भी देखो तो ये सन काफी बड़ा दिखा रखा है, और उसके बाद ये मरकरी है, फिर आपका वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये इसकी पोजीशनिंग बताई गई है अलग अलग जगह पे आपकी, गॉट इट। अब प्लूटो पहले हुआ करता था, लेकिन प्लूटो जो है इज नो मोर द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, बिकॉज इसके कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि प्लेनेट की कंडीशंस को पूरा नहीं करती, गॉट इट। इसके बाद आपके अपने बुक पे देखिए नीचे एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन अलग से दी हुई, ये बता रहे द साइज ऑफ द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर सो लार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द फर्स्ट 4 प्लेनेट। जो पहले 4 प्लेनेट हैं जिसमें मरकरी है, वीनस है, अर्थ और मार्स है, उनके मुकाबले में जो बड़े प्लेनेट है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इनकी जो ऑर्बिट है, इनका जो साइज है वो इतना बड़ा है that correct to that of the size figure of the solar system cannot be presented on a sheet of paper, कि इनको सही से डायग्राम भी इनका सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जो डायग्राम आप देख पा रहे हो वो एक जस्ट एक आइडियल डायग्राम है, ताकि आपको समझ में आ सके कि उनकी पोजीशन कैसे हो सकती है। नाउ मूविंग टू पेज नंबर 233 पे आप आगे आ जाइए बेटा। इसके अंदर जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है, वो इन्हीं के बारे में एक एक करके हम जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका थोरोली डिटेल नॉलेज आपको मैं देने वाला हूं। पहले जो बात लिखी है उसके बारे में जानते हैं। इसमें लिखा है कि इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ द सन एंड इट्स प्लैनेट मेंबर्स,
you will note that each orbit is independent of the other and no two orbits cross each other. तो अगर आप ढंग से डायग्राम को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक की अपनी एक ऑर्बिट है। ये अपना म्यूट कर लो, जिस भी बच्चे ने अपना ये आवाज ऑन कर रखी है म्यूट कर लो। So this observation must give you a clear answer to the question कि why two planet never collide। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कोई कि दो प्लेनेट एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है, तो उसका बड़ा सीधा सा आंसर है बिकॉज हर प्लेनेट का अपना एक इंडिविजुअल पाथ है, अलग ऑर्बिट है, और उस ऑर्बिट पे वही प्लेनेट मूव करता है। कोई दूसरा प्लेनेट उस ऑर्बिट पे कभी भी देखिए अपना रास्ता चेंज करके इंटरसेक्ट नहीं करता आके। गॉट इट। सेकेंड पैराग्राफ में ये लिख रहे हैं कि एवरी प्लेनेट not only revolve around the sun but also rotate about on axis। यानी कि कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सन के चारों तरफ ही घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इसके साथ साथ वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। जैसे आप लट्टू घुमाते हो ना, उसको नीचे छोड़ते हो तो एक ही जगह पे घूमता है, ऐसे ही हर प्लेनेट का अपना एक खुद का एक्सिस रोटेशन भी होता है। तो कोई भी प्लेनेट दो मोशन एग्जिबिट करता है, एक मोशन को हम रोटेशन कहते हैं जो अपनी एक्सिस पे घूमना होता है, और दूसरा जो मोशन होता है उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं जो सन के चारों तरफ घूमना होता है। गॉट इट। The movement of the planet can be easily compared to that of a wheel of a car which rotate on its axis। आप ऐसे समझिए जैसे कार का एक व्हील है वो अपने ही उस एक्सेल पे घूमता रहता है और आगे मूव करता है, उसी तरीके से हर प्लेनेट भी अपनी एक्सिस पे मूव करता है। राइट। द टाइम टेकन बाय द प्लेनेट टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड द सन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो जो भी टाइम, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, द टाइम टेकन बाय द प्लेनेट, जो भी प्लेनेट टाइम लेता है एक रेवोल्यूशन करने के लिए, या आप कह सकते हो एक कंप्लीट अब पूरा राउंड द क्लॉक घूमने के लिए, उसको हम कहते हैं उसका रोटेशन पीरियड। गॉट इट। दैट इज कॉल्ड रोटेशन पीरियड एंड इट इंक्रीज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। तो आप मान के चल सकते हैं कि जो सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है जैसे मरकरी है, उसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो सबसे कम होगा। उससे ज्यादा किसका होगा? वीनस का, क्योंकि उससे दूसरे नंबर पे। तो जितनी ज्यादा सन से दूरी बढ़ती जाएगी उसका ऑर्बिट यानी कि उसका वो सर्कल का जो डायमीटर है उतना बढ़ता जाएगा और उसका उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा रिवॉल्व करने के लिए। गॉट इट। तो एक एक करके अब इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि जितने भी 8 प्लेनेट है उनकी क्या हिस्ट्री है, क्या कंडीशंस है। अब ये देखिए, आप अपने स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं। जैसे वीनस इज द प्लेनेट क्लोजेस्ट टू द अर्थ, यानी कि अर्थ के सबसे नजदीक जो है वीनस है, और सन के सबसे क्लोजेस्ट क्या है? मरकरी है। ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद वीनस एंड अर्थ, इनके अंदर एक खासियत है सिमिलर मास एंड साइज इनकी। दैट मींस वीनस और अर्थ का साइज एज वेल एज जो मास है यानी कि उसका जो वेट है वो लगभग सेम है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ट्विन प्लेनेट कहते हैं। ट्विन मतलब जुड़वा प्लेनेट। गॉट इट। तो नाउ वी हैव टू गो थ्रू द बुक। बुक में पहला जो आपको दे रखा है, सबसे पहले प्लेनेट के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बारे में और जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो हम पहला प्लेनेट स्टडी करने वाले, दैट इज कॉल्ड द मरकरी। हिंदी में इसे हम बुध ग्रह कहते हैं। हिंदी में ध्यान देना, प्लेनेट को ग्रह कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये जुपिटर है, बिगेस्ट प्लेनेट है, और सैटर्न जो है दूसरे नंबर का प्लेनेट है आपके पास। स्मॉलेस्ट प्लेनेट की बात अगर करें तो स्क्रीन पे देखिए, आपको जो है सबसे छोटा प्लेनेट जो है मरकरी दिखा रखा है, स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। मरकरी के बाद जो है दूसरे वीनस और अर्थ, ये सेम है, इनको ट्विन प्लेनेट कहा जाता है। ऑलराइट। और उसके बाद जो है वो आपके नेक्स्ट पे आ जाता है मार्स। ओके। सो अब एक एक करके एक एक प्लेनेट के बारे में जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, लेट्स जस्ट स्टार्ट ओवर हियर। ये देखिए, जुपिटर के पास जो है 4 मून, जुपिटर के 4 मून है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनके नाम भी है, यूरोपा, ठीक है, कैमिडिया, ठीक है, कैलिस्टो, ऐसे करके कई नाम है। ये आपके बुक में दिए होंगे तो हम इनको पढ़ेंगे, अदरवाइज ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लेके चलिए साइड बाय साइड। तो मरकरी के बारे में सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ होगा आपको, लेट मी चेक। ये देखिए, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले बुक का बता देता हूं, देन वी मूव टू द ईच एंड एवरी वन। यस, चलो पहले हम बात करेंगे मरकरी की। अपने बुक पे देखो बेटा, लुक एट योर बुक। यू नो मर्क्यूरी, जिसको बुध ग्रह कहेंगे हम, मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये सारे के सारे वन वर्ड क्वेश्चन या एमसीक्यू में आपके क्वेश्चन आएंगे कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो आपका आंसर होगा इट इज मर्क्यूरी।
एंड इज ऑल्सो नियरेस्ट टू द सन, और ये सन के सबसे नजदीक भी होता है। ओके, इट हैज नो नेचुरल सैटेलाइट एंड नो, आप कह सकते हो सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर, ना तो इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट है, याद रखना मरकरी का कोई नेचुरल, कोई मून नहीं है मरकरी के पास अपना, और ना ही इसके इसके पास कोई अपना एटमॉस्फेयर है। तो ध्यान देना इस बात पे कि मरकरी प्लेनेट जरूर है, ठीक है, लेकिन ना तो इसके पास कोई एटमॉस्फेयर है जैसे अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर है, और ना ही इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब होता है कोई मून नहीं है इसके पास अपना। इट रिवॉल्व इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये एक अंडाकार सर्कल में घूमता है, एंड इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मटेरियल, और ये जिस चीज से बना है वो रॉक्स और मटेरियल, आप कह सकते हो मेटल्स, रॉक्स और मेटल्स का कॉम्बिनेशन है। गुरु और यश राघव तुम्हारे वीडियो बंद है, ठीक है। द मर्करी हैज एन अनइवन सरफेस विद द ह्यूज क्रेटर, मर्करी के अंदर भी काफी सारे जो है क्रेटर है। क्रेटर समझ रहे हो, हमने मून के बारे में पढ़ा था तो मून में बड़े बड़े गड्ढे हैं, ऐसे ही मर्करी के अंदर भी बताया गया है, साइंस की जो फाइंडिंग्स है उसमें ये पता चला है। टेम्परेचर ऑन द इसमें जो टेम्परेचर है उसका बहुत बड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। डे टाइम में जब सन की लाइट जो है मर्करी पे होती है बेटा, उस टाइम पे टेम्परेचर यहाँ पे 450 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में इतना टेम्परेचर होता है 450 डिग्री। तो इमेजिन कीजिए क्या हो सकता है उस टेम्परेचर में, सब कुछ जल जाता होगा, सब कुछ पिघल जाता होगा। एंड रात को होते ही, रात का मतलब है जब सनसेट हो जाता है और सन जो है मरकरी को फेस नहीं कर रहा होता है, उस ड्यूरेशन में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -170 डिग्री में चला जाता है। यानी कि कहा दिन में 450 डिग्री और रात को जीरो से भी माइनस में कितना 170 डिग्री हो जाता है। तो रात को हर चीज वहां पे जम जाती होगी और दिन में हर चीज वहां पे मेल्ट हो जाती होगी। तो ये सीन रहता है वहां पे, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। तो इसलिए हम सीधा सीधा आइडिया लगा सकते हैं कि मरकरी पे लाइफ होने की तो कोई संभावना दूर दूर तक हमें नजर नहीं आती, हो ही नहीं सकता कि वहां पे लाइफ किसी भी एंगल से हो या बन सकती हो। ठीक है, अब आगे आते हैं बेटा नेक्स्ट पे, दूसरे नंबर पे, यानी कि मरकरी जो सबसे क्लोजेस्ट है, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है वीनस। क्या आता है सेकंड नंबर पे? वीनस आता है। तो वीनस इज द सेकंड, और आप कह सकते हो इनर मोस्ट, यानी कि दूसरे नंबर पे आफ्टर द मरकरी वो वीनस सेकंड नंबर का प्लेनेट है आपके पास। ओके, एंड ये हॉटेस्ट, दिन में अगर देखें तो इसको हॉटेस्ट प्लेनेट कहते हैं क्योंकि देखने में रेड कलर का दिखता है। दिन में टेम्परेचर इसका 484 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मरकरी से भी ज्यादा है। मरकरी का 450 था, इसका 484 है। ठीक है, एंड द ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का ये सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लेनेट है, जो आप रात शाम के टाइम अगर आप देखोगे तो आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो स्काई के अंदर। वीनस इज ऑफन कॉल्ड, इसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। हालांकि स्टार नहीं है, लेकिन ये मॉर्निंग और इवनिंग में सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, दैट्स वाई इसे एक स्टार टर्म दी गई है। ठीक है, बिकॉज समटाइम इट इज विजिबल बिफोर सनराइज, से पहले आपको ये नजर आ जाएगा, और कई बार ये सनसेट से पहले नजर आ जाता है। और ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो आज भी, अगर आप स्काई में देखोगे तो ये आपको दिखेगा और ये आपको साउथ डायरेक्शन, साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में ही नजर आएगा। द वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्विंस सिस्टर ऑफ अर्थ, वीनस को जो है अर्थ का ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो वीनस है और अर्थ है, इनका साइज और मास क्या है, सेम है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अर्थ पे लाइफ है, वीनस पे कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर है, लेकिन कैसा है, उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन नहीं है। सो एज इट इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ एंड इज, आप कह सकते हो utmost of the same size as that of the earth, and it is difficult to observe the surface of the Venus from the अर्थ से हम इसके सरफेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एज इट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ क्लाउड। याद रखना, इसके चारों तरफ थिक क्लाउड्स होते हैं, वो क्लाउड नहीं जो बारिश करते हैं, एक और टाइप के क्लाउड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड वाले क्लाउड होते हैं, बहुत ही खतरनाक, विच रैपिडली स्पिन ड्यू टू दैट ऑफ द कांस्टेंट थंडरस्टॉर्म्स यहाँ पे आते रहते हैं, लगातार इस पे जो है तूफान जैसी स्थिति बनी रहती है। रोटेशन ऑफ द वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज डिस्टिंक्टिव फीचर, एंड इट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है, याद रखना। ये इसकी सबसे, बाकी सारे प्लेनेट जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, लेकिन वीनस ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, सन की तरह मूव करता है, जैसे स्टार्स मूव करते हैं। वीनस हैज नो नेचुरल सैटेलाइट, याद रखना वीनस के पास भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है अपना। नो वाटर ऑन इट, कोई पानी नहीं मिलेगा आपको इस प्लेनेट पे, एंड ऑल्सो नो लाइफ। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, वाटर नहीं है, वहां लाइफ होने की तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो नो लाइफ ओवर देयर। ओके, और वीनस के भी फेज बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे मून के होते हैं, और उनको हम जो है वो अर्थ से ऑब्जर्व कर सकते हैं टेलीस्कोप की मदद से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है बेटा वो है, ठीक है, तीसरे नंबर का प्लेनेट, दैट इज द अर्थ।
इसको हम पृथ्वी कहते हैं, धरती कहते हैं, कई नाम हम इसके जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप इसको अर्थ कहेंगे, हिंदी में आप इसको पृथ्वी के रूप में याद रख सकते हो। द अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। याद रखना, सन से तीसरे नंबर पे जो प्लेनेट आ रहा है वो अपना अर्थ है, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और इसीलिए इसको हम ओनली प्लेनेट कहते हैं, एकमात्र अनोखा प्लेनेट जो लाइफ एग्जिबिट करता है। बाकी जगहों पे कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं कि वहां पे जो है एलियंस एंड ऑल दैट, बट अभी ऐसा कोई प्रूफ तो है नहीं, इसलिए हम मान नहीं सकते कि ये सच है या झूठ है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। इस अर्थ का एक और नाम भी इसे हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन रीजनिंग में आ जाता है, तो आप लिखोगे बिकॉज इट अपीयर्स ब्लू ग्रीन फ्रॉम द सरफेस, सॉरी नॉट सरफेस, फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से, अगर आप आसमान से जाके इसे देखो, मून से अगर कोई अर्थ को देखता है तो उसको ब्लू ग्रीन नजर आता है, क्योंकि ब्लू पोर्शन वाटर की वजह से दिखाई देता है और ग्रीन पोर्शन जो जमीन है धरती के ऊपर उसकी वजह से नजर आता है। ठीक है, इट इज ओनली प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम दैट हैज लाइफ ऑन इट। और याद रखना, ये एकमात्र अपने आप में यूनिक प्लेनेट है, बिकॉज यहाँ पे लाइफ है, इस जगह पे लाइफ है, धरती पे लाइफ प्रेजेंट है। एंड मैं और आप बात कर रहे तो हमारी लाइफ ही है, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। दिस इज बिकॉज ऑफ सम स्पेशल एनवायरमेंट कंडीशन दैट मेक इट लाइवल प्लेनेट। क्योंकि इसकी एक तो सन से दूरी बहुत सही है, एटमोस्फेयर है, इसमें ऑक्सीजन है, वाटर है, इन सब चीजों की वजह से लाइफ के लिए क्या मिलती है, स्पेशल कंडीशन मिल जाती है, और लाइफ यहाँ पे एग्जिबिट करती है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि व्हाट आर द स्पेशल कंडीशन दैट प्रूव्स दैट अर्थ हैज लाइफ। तो याद रखना, पहला है डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। जो सन से अर्थ की दूरी है बहुत सही है, जो सही अमाउंट में सन की हीट और लाइट हमें भेजती है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इट रिसीव ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ हीट। ऑप्टिमम का मतलब होता है सही सही, सही सही अमाउंट में हमें हीट और लाइट जो है सन की मिलती है, जिसकी वजह से लाइफ को सपोर्ट मिलता है। दूसरा है बेटा, द अर्थ हैज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एटमोस्फेयर अराउंड इट। अर्थ के चारों तरफ एक कवरिंग है, जिसको आप किस नाम से जानते हो, एटमोस्फेयर के नाम से जानते हो। ठीक है, which protect it from the high energy radiation coming from the sun, जो कि सन से आ रही हार्मफुल रेडिएशन को प्रोटेक्ट करता है। अब वो एटमोस्फेयर है और उसके अंदर आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकने के लिए एक स्पेशल लेयर है जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है। ठीक है, जो प्रिवेंट करता है। तीसरा पॉइंट दे रखा है, एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ के अंदर ऑक्सीजन गैस है, जो कि लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको पता है कि आप बिना ऑक्सीजन के 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो है, द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ मॉडरेट टेम्परेचर रेंज ऑन अर्थ। एटमोस्फेयर अर्थ का ऐसा है कि ना तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी होने देता है वो एटमोस्फेयर, और ना ही बहुत ज्यादा ठंड होने देता है। गॉट इट? इस वजह से ये आलोक कश्यप अपना वीडियो ऑन कर दे, वरना क्लास से रिमूव कर रहा हूं बेटा। द ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज ऑप्टिमम दैट होल्ड द वाटर। तो ग्रेविटी अर्थ के ऊपर वो ऑप्टिमम है जो पानी को रोक के रखता है, एंड द एटमोस्फेयर ऑन द सरफेस एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम escaping, और उसे वो escape से बचाता है। It allows the easy movement of the creature object on the surface of the earth। ठीक है, एंड जस्ट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हीट, लाइट, ग्रेविटी, एटमोस्फेयर। तो आप कह सकते हो कि हर वो चीज जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो अर्थ के ऊपर होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। बिसाइड ऑफ ऑल दीज, द अर्थ एटमोस्फेयर हैज ए थिक लेयर ऑफ ओजोन। इन सब चीजों के अलावा ओजोन की एक लेयर भी धरती के एटमोस्फेयर में मौजूद है, विच एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। जो सन से आ रही जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन है, उनको प्रोटेक्ट करता है। एंड देयरफॉर आप कह सकते हैं कि ओजोन लेयर इज आल्सो नोन एज द अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ। ये वन वर्ड का क्वेश्चन आता है कि व्हाट वी कॉल्ड अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ। ओके, अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ हम किसको कहते हैं, ये सारी चीजें आपको ढंग से समझनी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बेटा। अब आगे पॉइंट है हमारे पास, चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर जो सीजन है वो कैसे बदलते हैं, उनको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। वो इसलिए होते हैं बिकॉज आपको पता है कि एक तो अर्थ के पास, आपको पता है अर्थ के 2 डिफरेंट मोशन है। अर्थ के अंदर 2 डिफरेंट मोशन है। पहला जो मोशन मैंने आपको बताया था वो रोटेशन था, कि अपनी एक्सेस के ऊपर वो ऐसे घूम रहा है लाइक दिस। और दूसरा जो है रेवोल्यूशन है, कि वो सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है। इसी वजह से जब सन के राउंड में वो मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो जो सन की दूरी होती है अर्थ से, वो अलग अलग पोजीशन पे होती है। आप अपने डायग्राम को देखिए, आपके बुक में पेज नंबर 234 पे नीचे बॉटम लाइन में राइट साइड में एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें अर्थ की रोटेशन और मोशन को इंडिकेट करने की कोशिश की गई है। ठीक है,
तो अर्थ की पोजीशन जब सन से थोड़ी सी दूर होती है तो सन की जो हीट होती है अर्थ तक वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती, और तब सन पे पहुंचने वाली जो सन की हीट है वो जनरली लो कंडीशन में होती है, या कह लीजिए स्लांट पोजीशन में होती है। स्लांट पोजीशन में होने की वजह से सन की हीट का जो इम्पैक्ट होता है अर्थ पे वो कम होता है, और ऐसे टाइम में अर्थ के उस हिस्से में क्या माना जाएगा, विंटर सीजन माना जाएगा, जैसे अभी एट प्रेजेंटली हमारा चल रहा है। तो आपको पता है कि इंडिया वाला हिस्सा जो है वो कौन से अर्थ के नॉर्दर्न स्फीयर में पड़ता है, ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे इस टाइम पे क्या है, विंटर है, बिकॉज वो सन से ज्यादा दूर है और सन की हीट उस लेवल पे नहीं है जितनी जनरली होती है। इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा फेस कर रहा है सन का हिस्सा वो सदर्न हेमिस्फीयर को कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री वहां पे, तो इस टाइम पे वहां पे समर सीजन है। तो ये जो सीजन्स होते हैं अर्थ के ऊपर, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। वन वर्ड में हम ये याद रख सकते हैं कि रेवोल्यूशन का जो मेन कारण है, ठीक है, वो सीजन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जो भी अर्थ के ऊपर आपको सीजन देखने को मिलते हैं, यू नो हमारे जो है लगभग 6-7 सीजन्स होते हैं, इनमें से आप मेनली 2 मान के चलिए, एक विंटर और एक समर। इनके लिए जो है रोटेशन और रेवोल्यूशन, ये 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो बुक पे लिखा है अब उसके बारे में भी बता देता हूं। चेंज ऑफ सीजन ऑन अर्थ, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट एंड इट्स एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन। इसका अगर हम ये मान के चले, लुक एट मी, यहाँ पे मेरे तरफ देखिए, पिक्चर में देखिए, अर्थ की जो पोजीशन है हम मान के चलते कि ऐसे, ऐसी नहीं बेटा, वो थोड़ी ऐसे टिल्टेड है, लाइक दिस। 45 डिग्री पे जो अर्थ है वो टिल्ट है फ्रॉम द 90 डिग्री एंगल, और इसी वजह से जो अर्थ की जो पोजीशनिंग है वो ऐसी हो जाती है कि सन का एक पर्टिकुलर हिस्सा ज्यादा फेस करता है अर्थ को, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो कम करता है। गॉट इट? जैसे ये मानिए ये वाला हिस्सा सन के ज्यादा क्लोज है, अगर सन यहाँ पे है तो यहाँ पे हीट होगी, और ये वाला हिस्सा थोड़ा दूर हो गया तो यहाँ पे हीट कम होगी, तो यहाँ पे विंटर सीजन होगा और यहाँ पे समर सीजन होगा। अब घूमते घूमते अर्थ की पोजीशन जब इधर आएगी ऐसे करके, अब देखो ये वाला हिस्सा सन के क्लोज हो गया है और नीचे वाला हिस्सा सन से अवे हो गया है। ऐसे में आप मान के चलिए कि इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है आपका समर सीजन होगा और यहाँ पे विंटर होगा। तो ये जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है, इन 2 चीजों की वजह से अर्थ के ऊपर सीजन का जो है वो फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं बेटा चौथे नंबर के प्लेनेट पे, जिसको हम बोलते हैं मार्स। दिस इज कॉल्ड द मार्स, ठीक है। अब ये मार्स का प्लेनेट के बारे में बताता हूं। तो मार्स इज द सेकंड नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, अर्थ का दूसरा सबसे नजदीकी प्लेनेट है, ऑल्सो द फर्स्ट प्लेनेट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। और अर्थ की ऑर्बिट के बाहर, यानी कि अर्थ से अवे जो सबसे पहला प्लेनेट आता है वो भी मार्स है। इसको हिंदी में हम मंगल ग्रह कहते हैं। गॉट इट? द मार्स इज ओपन कॉल्ड एज द रेड प्लेनेट, इसको एक खास नाम से जाना जाता है, इसे रेड प्लेनेट कहते हैं। इसका कारण ये है बेटा, ड्यू टू द रेड और द पिंक अपीयरेंस, बिकॉज इसके ऊपर ऐसी रॉक्स है जो सन की लाइट को जब रिफ्लेक्ट करती है तो वो रेडिश या पिंकिश अपीयरेंस देता है, दैट्स व्हाई इसको जो है रेड प्लेनेट कहते हैं। सॉइल और स्काई जो है वो भी इसकी रेड कलर की मानी जाती है, बिकॉज आयरन ऑक्साइड का प्रेजेंस ज्यादा बताया गया है इस पे। ओके, द एटमोस्फेयर ऑफ द मार्स, इसके अलावा जो एटमोस्फेयर है मार्स का, it contain mainly carbon dioxide and small quantities of nitrogen and argon, and it has a thin atmosphere which आप कह सकते हो ओकेजनली या ओकेजनल डस्ट स्टॉर्म, यहाँ पे कभी कभार इसका एटमोस्फेयर पतला है, एटमोस्फेयर है इसमें लेकिन बहुत कम है, और उसमें जो है आर्गन और नाइट्रोजन गैसेज है, ऑक्सीजन जैसी गैसेज वहां पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी थंडर स्टॉर्म आते रहते हैं, मतलब यहाँ पे भी तूफान आते हैं इस प्लेनेट पे भी काफी ज्यादा। मार्स हैज 2 नेचुरल, अब ध्यान देना, ये अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं, और मार्स के पास बेटा 2 नेचुरल सैटेलाइट है। इनके नाम भी मैं आपको बता रहा हूं, एक जो है वो फोबोस के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो है डीमोस के नाम से जाना जाता है। तो मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट है, फोबोस एंड डीमोस, बाय देयर डिस्कवर। इसके अलावा यू नो अशाफ हॉल इन 1879 में जो है उन्होंने इनको डिस्कवर किया था, याद रखना, दिस इज द नेम ऑफ ए पर्सन कॉल्ड द अशाफ हॉल, ठीक है। 1877 में ही वाज द पर्सन जिन्होंने इन 2 सैटेलाइट को डिस्कवर किया था। द एवरेज टेम्परेचर ऑन द मार्स वेरीज फ्रॉम -63 डिग्री से और 20 डिग्री तक होता है, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे -63 डिग्री हो सकता है और मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री होता है। सो देयर आर सो फार नो ट्रेसेस ऑफ लाइफ, हालांकि अभी तक जो साइंस है, ठीक है, दुनिया की, वो ये नहीं पता लगा पा रही है कि यहाँ पे लाइफ हो सकती है या नहीं हो सकती है, बट कोशिशें जारी है। द स्पेस साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉरवर्ड, और ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में मार्स को एक
हैबिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। हैबिटेबल का मतलब है कि वहां पे लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वहां पे कुछ ऐसी कंडीशन प्रिवेल करके लाइफ को वहां पे पैदा किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पे आएंगे हम। अब हम जा रहे हैं आउटर प्लैनेट्स में। जो अंदर के 4 प्लैनेट है उनको इनर प्लैनेट कहा जाता है, और ये सारे के सारे रॉक से बने हुए और मेटल से बने हुए। इसके बाद जो हम फोर्थ के बाद 5th 6th 7th और 8 प्लैनेट की बात करेंगे, ये साइज बड़े इसलिए इनके क्योंकि ये रॉकी मटेरियल से नहीं बने, ये गैसियस मटेरियल से बने जो कि एक्सपेंड करते हैं और इनका साइज काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जुपिटर की बात करने वाले हैं, राइट। जुपिटर, जिसको हिंदी में आप क्या जानते हो, नाम बता सकता है कोई? इसको बोलते हैं बृहस्पति। आपको पता है हमारे बहुत सारे जो वीक के नेम्स हैं हिंदी वाले, उनमें काफी सारे में जो है ये सारे के सारे प्लेनेट को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, इस तरीके से। तो जुपिटर को जो है हिंदी में हम क्या कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं। द प्लेनेट नेक्स्ट टू द मार्स, यानी कि जुपिटर जो है मार्स के अगला, आप कह सकते हो दिस इज कॉल्ड द 5th प्लेनेट फ्रॉम द सोलर। इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब ध्यान देना, सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा था, इट वॉज मर्करी। और सबसे बड़ा प्लेनेट अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको याद रखना है जुपिटर, राइट। It is easily seen from the earth because of its appearance quite bright in the sky. इसको धरती से आराम से देखा जा सकता है, अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो बहुत अच्छे से देख सकते हो, अदरवाइज वैसे भी इसका अपीयरेंस जो है वो ब्राइट स्काई में कभी ना कभी नजर आ जाता है। इट्स वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 1400 टाइम्स, ऑलराइट, एंड मास इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती से इसका साइज 1400 टाइम बड़ा है, और मास की बात करें तो ये लगभग 318 times or heavier है than that of the earth. It has a gaseous composition having a mixture of hydrogen, helium, methane and ammonia. अब ध्यान दो, ये जो प्लेनेट है, ये प्लेनेट रॉक से नहीं बना है, चट्टानों से या मेटल से नहीं बना है, बल्कि किससे बना हुआ है, इसका फॉर्मेशन जो है गैसियस मिक्सचर का है, जिसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, अमोनिया है। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल आपको पता होगा H होता है, हीलियम का He होता है, मीथेन का CH4 होता है, और अमोनिया का NH3 होता है। केमिस्ट्री में ही बताया था मैंने आपको। इट इज मेनली फेंट रिंग्स अराउंड इट, इसके चारों तरफ हल्की हल्की रिंग्स भी है जो कि इसके एटमोस्फेयर को इंडिकेट करती है। इट एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड इट रेडिएट, आप कह सकते हो, डबल द अमाउंट ऑफ द हीट दैट इट रिसीव, यानी कि सन से मिलने वाली जितनी भी हीट इस पे पड़ती है उसका दोगुना ये वापस रेडिएट करती है, क्योंकि ये गैसेज है। और ये सारी गैसेज जो मैंने आपको बताया, जिसमें मीथेन है, अमोनिया है, ये सारी की सारी गैसेज जो है एक तरीके से उनमें काउंट की जाती है जो बहुत हाईली ज्यादा क्या होती है, हीट को एब्जॉर्ब करके रेडिएट कर सकती है। सो आप कह सकते हो कि जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे हमेशा नेगेटिव रेंज में रहता है, -124 से लेके -13 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि सारी सन की हीट को वापस रेडिएट कर रहा है, इस पे हीट पहुंचती ही नहीं है, दैट्स वाई यहाँ का टेम्परेचर कभी पॉजिटिव होता ही नहीं, नेगेटिव में होता है, यानी कि ये सबसे ठंडा प्लेनेट कह सकते हो। कोमल राठौर अपना वीडियो ऑन कर ले। जुपिटर हैज बीन सो फार डिटेक्टेड विद द 63 मून, तो आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा मून जो है, सैटेलाइट जो है, नेचुरल सैटेलाइट, वो आप जुपिटर के कह सकते हो 63 सैटेलाइट से। ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, कहीं पे 63 है बेटा, कहीं पे 52 है, तो ये आपके बुक के अकॉर्डिंग जो है, फिलहाल आप वही याद रखना, गॉट इट। उसके बाद आते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका सैटर्न। सैटर्न जो है, जिसको शनि ग्रह के नाम से जानते हैं, उसे सैटर्न कहा जाता है, गॉट इट। इसमें जो है सैटर्न इज द 6th प्लेनेट ऑफ द सोलर, छठे नंबर पे आता है। और ये रोमन माइथोलॉजी, यानी कि रोमन भाषा की जो माइथोलॉजी, उनकी जो मान्यता है बेटा, उनके हिसाब से इट इज अ नेम मीन टू द गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। तो सैटर्न का जो मतलब होता है, लिटरल मीनिंग, वो आप कह सकते हो रोमन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी के देवता के रूप में इन्हें माना जाता है। इट अपीयर्स टू बी फ्लैटेंड व्हेन द व्यूड फ्रॉम द अर्थ, अगर धरती से इसे देखें टेलीस्कोप से, ऐसा लगता है इसे चपटा प्लेनेट है, बट है नहीं है। द रॉक्स इन द सैटर्न्स आर 75% आइसी हाइड्रोजन, इसमें जो रॉक्स फॉर्मेशन है वो आइस से बनी हुई, 75% वहां पे आइस जमी हुई है। अब इसको आप समझ सकते हो, जितने भी प्लेनेट हम दूर दूर जा रहे हैं, सन की वहां तक बहुत कम पहुंचती है, और इसीलिए वहां पे क्या है, वहां पे बहुत टेम्परेचर बहुत लो रहता है, और हर चीज वहां पे जमी हुई मिलेगी आपको, गॉट इट। सो आईसी हीलियम है वहां पे, एंड ट्रेसेस ऑफ द वाटर के भी ट्रेसेस पता लगा है कि है। गैलीलियो गैलीलाई जो पहले आदमी थे, ठीक है, जिन्होंने सैटर्न को ऑब्जर्व किया था थ्रू अ टेलीस्कोप इन 1610 में, 1610 के अंदर गैलीलियो जी ने जो है इस प्लेनेट को इन्वेंट किया था। एंड इट हैज 34 मून, इसके पास 34 मून से, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, जिसमें से 8 जो है प्रोमिनेंट है, साफ साफ नजर आते हैं।
ठीक है। इसके नियरली 8 प्रोमिनेंट रिंग, इसके चारों तरफ, शनि के चारों तरफ रिंग है, जो इसीलिए इसको सबसे अनोखा या फैसिनेटिंग प्लेनेट भी बोलते हैं। डायग्राम में देखो, इसमें चारों तरफ रिंग्स है, 4 रिंग्स है। इट्स रिंग्स वर इन दैट ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टी अंटिल द रिंग्स ऑफ द यूरेनस वर डिस्कवर्ड। 1977 में जो है यूरेनस जब डिस्कवर हुआ तो उसमें भी रिंग्स बताई गई। उससे पहले ये जो है सबसे अनोखा प्लेनेट माना जाता था। सैटर्न हैज द लीस्ट डेंसिटी among all the planet and its density is even less than that of the water। पानी से भी कम डेंसिटी, ये पूरे का पूरा गैसेस से बना हुआ है। तो अब हमारा लगभग यहाँ पे हम इसको विराम दे रहे हैं बेटा। आगे अगली क्लास में मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा और तब तक आप इसके क्वेश्चन आंसर भी कवर करेंगे, बिकॉज हमारा टाइम 1 मिनट से कम बचा है, तो क्लास कभी भी आपकी बंद हो सकती है। गॉट इट? सो यू हैव टू प्रिपेयर इट। इसके सारी हाईलाइट्स और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट्स बनाइए, उनके सेल्फ क्वेश्चन डिजाइन कीजिए, ठीक है। और इस चैप्टर को ढंग से समझिए। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझने की जरूरत है। आप जितना कर सकते हो, जितना टॉपिक हो गया उनमें से उतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जो डाउट रहे वो मेरे से सीधा सीधा पूछें, ठीक है। चैप्टर खत्म करने के बाद हम एक डाउट सेशन की क्लास अलग से रखेंगे, उसमें अगर आपको कोई इशू होंगे तो वी कैन डिस्कस विद दैट। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब अपनी तैयारी करें, आपके एग्जाम